आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आप भी 20 जनवरी 2024 को जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा देने जा रहे हैं, तो यह एक मॉडल पेपर आपके अभ्यास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस मॉडल पेपर में 1 से लेकर 80 प्रश्नों को हल करके बताया गया है। जैसे ही आप परीक्षा कक्ष में जाएंगे तो आपको एक इस तरीके का प्रश्न पत्र मिलेगा, जिसमें परीक्षार्थी के लिए यहाँ पर सामान्य निर्देश दिए जाएंगे और इन निर्देशों को आप सभी को समय रहते हुए पढ़ लेना है अच्छे से। फिर परीक्षा में जो पेपर होगा उसका जो खंड होगा वो 3 भागों में होगा। सबसे पहला खंड होगा मानसिक योग्यता परीक्षण, खंड 1 कहलाएगा। इसमें 1 से 40 क्रमांक तक के प्रश्न रहेंगे और कुल अंक कितने रहेंगे? 50 रहेंगे। दूसरा जो खंड होगा वो गणित का होगा। इसमें जो प्रश्न क्रमांक कहाँ से 41 से प्रश्न क्रमांक 60 तक, इस प्रकार कुल 20 प्रश्न रहेंगे और उन प्रश्नों के जो अंक रहेंगे वो कितने रहेंगे? 25 रहेंगे। फिर सबसे लास्ट में रहेगा खंड तीसरा। यहाँ प्रश्न क्रमांक 61 से 80 तक 20 प्रश्न रहेंगे और उनके जो अंक रहेंगे वो कितने रहेंगे? 25 रहेंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कुल अंक 100 हो जाएंगे और यहाँ प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी? 80 रहेगी। मतलब एक प्रश्न कितने अंक का रहेगा? 1.25 का रहेगा। तो चलिए अपन इस मॉडल पेपर को प्रश्न क्रमांक 1 से हल करते हैं। सबसे पहले आता है, देखिए, मानसिक योग्यता परीक्षण खंड 1। इसमें हमें कुल 10 प्रकार की आकृति रहेंगी, 10 खंड रहेंगे, हर खंड में 4 आकृति रहेंगी। तो अपन देखते हैं कि पहले खंड में क्या है। मानसिक योग्यता भाग 1। इसमें देखिए सबसे पहले हमें कौन सा? भिन्न चित्र, भिन्न आकृति की पहचान करना है। जैसे इसमें देखिए सबसे पहले, इसमें पहले नंबर में क्या भिन्न लग रहा है? सबसे पहले इसमें हम देखते हैं भिन्न आकृति में कौन सी आकृति भिन्न है। यहाँ पर देखिए अगर हम ए बी सी डी में देखें तो कौन सी आकृति भिन्न लग रही है? यहाँ पर ए इज द राइट आंसर। कैसे? क्योंकि इन सभी को हम बगैर पेन उठाए इनको हम बना सकते हैं, पर ए के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पेन उठाने की आवश्यकता होगी। मतलब हमारा ए इज द राइट आंसर। ए क्या हो जाएगा? हमारा भिन्न आकृति हो जाएगा। चलिए अब दूसरा देखते हैं इसी तरीके से। ये रहा दूसरा प्रश्न। दूसरे में क्या है? दूसरे में देखिए जल्दी से, यहाँ पर एम को लिखेंगे तो एम को भी हम बगैर पेन उठाए लिख सकते हैं। टी में हमें क्या करना पड़ेगा? पेन उठाने की ज़रूरत पड़ेगी। एस में नहीं पड़ेगी और डी में भी नहीं पड़ेगी। तो हमारा कौन सा? पहला ना होके बी वाला ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। तीसरा में देखते हैं, तीसरा में क्या है? इसमें देखिए यहाँ पर भिन्न आकृति में यहाँ पर ये जो एक रेखा है इसमें व्रत है। व्रत कहाँ है? त्रिभुज की नोक ओर है। यहाँ पर नहीं है, यहाँ त्रिभुज की नोक ओर है, यहाँ त्रिभुज की नोक की ओर है। मतलब हमारा बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। चौथा देखते हैं। चौथा में देखिए यहाँ पर जो बिंदु है व्रत है और जो तीर है बिंदु की ओर है। यहाँ भी बिंदु की ओर है, पर यहाँ बिंदु की ओर नहीं है और यहाँ भी बिंदु की ओर है। मतलब हमारा सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हमने पहले खंड के 4 प्रश्नों को हल कर लिया। अब आते हैं हम 5 में। इसमें क्या है? समान आकृति, जैसा प्रश्न वैसा ही हमें उत्तर देखना। देखिए ये तो इस जैसा नहीं है, ए गलत, बी भी गलत और डी भी गलत। यहाँ पर देखिए इसलिए हमने इसको गलत किया। हमारा सी वाला ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। छठवें में देखते हैं, जैसा प्रश्न वैसा उत्तर। ये तो नहीं है, ये गलत। यहाँ पर देखिए ये भी नहीं है, ये भी गलत। यहाँ पर 3 त्रिभुज आ गए जबकि यहाँ पर 2 त्रिभुज हैं, तो डी भी गलत। हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं सातवां में देखिए यहाँ पर ये समस्या आकृति है, प्रश्न आकृति है, इसके जैसे देखना है हमें। तो कौन सा होगा 7वें का? ये तो नहीं है, ए गलत, बी गलत, सी गलत। हमारा कौन सा?
डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 8वीं में देखते हैं, 8वीं में ये देखिए बिल्कुल प्रश्न आकृति के जैसे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए गलत, बी, क्या बी बिल्कुल इसी के जैसा दिख रहा है? बिल्कुल बी इज द राइट आंसर, सी गलत और डी भी गलत। चलिए हमने कुल 2 खंडों का अभ्यास कर लिया है। अब तीसरे खंड पर देखते हैं क्या आता है। तीसरे खंड पर है आकृति पूर्ति, मतलब इस आकृति को हमें क्या करना है? पूरा करना है। यहाँ पर एक शर्त रखी गई है, दिशा परिवर्तन नहीं कर सकती हम। जो 4 संभावित उत्तर हैं इनकी हम दिशा नहीं बदल सकते, जैसा यहाँ पर है उसको वैसा ही वहाँ पर रखना है। तो देखिए ये तो नहीं करेगा, यहाँ पर देखिए इसके सामने ये उभार हुआ हिस्सा है तो यहाँ भी उभार वाला आएगा, तो ये बी भी गलत और डी भी गलत। हमारा क्या? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 10वें में देखते हैं, 10वें में इस आकृति को पूर्ण कीजिए, 10वें नंबर की। तो ये वाला हिस्सा तो होगा नहीं, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। कौन सा हिस्सा होगा? बी वाला हिस्सा अगर हम उठा के यहाँ पर रख दें तो ये आकृति पूर्ण बन जाएगी। चलिए 11वां में देखते हैं, इस आकृति को पूर्ण करना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर कोनों पे क्या है? व्रत है, तो यहाँ भी कोने पर व्रत होना चाहिए, इस साइड नीचे साइड। जिसमें कोने पर व्रत ना हो उसको गलत कर दीजिए, ए बी गलत। यहाँ सी और डी में से कोई एक है। अब यहाँ का ये वाली डिज़ाइन देखिए किस प्रकार की, और ये वाली देखिए, ये भी गलत हो जाएगा। तो मतलब हमारा कौन सा? सी वाला ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। अब हम देखते हैं 12वां प्रश्न। 12वें प्रश्न में देखिए सबसे पहले इन चारों आकृतियों को तीन भाग को देखिए ये कैसे हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन चाहिए, यहाँ पर तो एक लाइन ये है, तीर होना चाहिए। तीर कहाँ तक होना चाहिए? इस विकर्ण, पूरे विकर्ण तक नहीं होना चाहिए। जिसमें पूरे विकर्ण तक हो उसको गलत कर दीजिए, बी गलत, क्योंकि ये यहाँ कोने तक है, विकर्ण तक है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 2 लगने वाले हिस्से होंगे, इसमें नहीं है, ये भी गलत। और यहाँ पर ये देख लीजिए दोनों साइड एक सा है, तो ये भी गलत। मतलब हमारा डी वाला ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। हमने कुल 12 प्रश्नों को हल कर लिया है। अब हम चलते हैं भाग चौथे पर। भाग चौथा क्या है? श्रृंखला पूरी करना। क्या है? यहाँ पर जो समस्या आकृति दी गई है वो एक क्रम से है। कैसी है? क्रम से है। जैसे हम इसमें देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 भुजाएं हैं, अंदर 2 व्रत हैं। दूसरी आकृति में देखते हैं, यहाँ पर एक भुजा की वृद्धि हुई है और एक यहाँ व्रत की वृद्धि हुई है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 3 से कितने हो गए? 4। यहाँ 3 भुजाएं थी, यहाँ पर 4 भुजाएं हो गई, 4 व्रत हो गई। मतलब 5 भुजाएं 5 व्रत। यहाँ पर देखिए 6 है तो ये गलत। इसमें 2 2 4 2 6 भुजाएं हैं, ये भी गलत। इसमें व्रत की संख्या ज़्यादा है तो ये भी गलत। मतलब हमारा बी वाला ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा, बी इज द राइट आंसर। चौथे वाले ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पर देखिए 1 8 27, 1 8 27, इनमें क्या क्रम चल रहा है? इनमें क्रम चल रहा है, ये चल रहा है 1 का घन 1 ही होगा, फिर 2 का घन कितना होगा? 8 होगा, फिर 3 का घन कितना होगा? 27 होगा। अब यहाँ पर 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, तो यहाँ पर 4 का घन, तो 4 का घन कितना होगा? 4 गुणित 4 गुणित 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64। हमारा ए वाला ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। 15वां में हम देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये समस्या आकृति श्रृंखला है, ये क्रम है, हमें इस क्रम का पता करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए व्रत यहाँ पर है, फिर व्रत कहाँ पर आ गया? नीचे आ गया। मतलब 90 अंश ये क्या हो रहा है? घूम रहा है। पहले यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, अब यहाँ आ गया, अब कहाँ पर आएगा? अगली आकृति में यहाँ कहीं पर आएगा, यहाँ पर आएगा, देख लीजिए। जिसमें ना हो बी गलत, सी गलत और डी गलत। मतलब हमारा ए ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। अब हम देखते हैं 16वां प्रश्न। 16वें प्रश्न में हम देखिए, सबसे पहले इस श्रृंखला को देखते हैं क्या है अपन पता करें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये 2 तीर हैं। दूसरे में ये वाला तीर तो स्थिर है, ये वाला तीर स्थिर है, पर ये घड़ी की दिशा में 90 अंश घूम गया है। फिर देखते हैं ये तीर दूसरे में भी स्थिर है, ये वाला तीर घूम गया है 90 अंश। अब फिर 90 अंश घूमेगा तो इस कंडीशन में देखिए ये तो होगा नहीं।
सी होगा नहीं, डी भी नहीं होगा, हमारा कौन सा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ये थी क्या, श्रृंखला पूरी करना। अब आते हम भाग 5 पर। भाग 5 क्या है, इसमें है पहले का जो संबंध है, पहली आकृति का जो संबंध दूसरी से है, वही संबंध हमें तीसरी से चौथी में रखना है। इसमें हम संबंध देखते हैं तो क्या संबंध है, यहाँ पर देखिए त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, यहाँ पर 4 भुजाएं हो गई, मतलब एक भुजा की यहाँ पर क्या हुई है, वृद्धि हुई है। यहाँ पर 5 भुजाओं वाली आकृति है, तो यहाँ पर कितने भुजाओं वाली आकृति आ जाएगी, 6 भुजाओं वाली, मतलब हमारा सी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। सी इज द राइट आंसर। फिर 18वें में देखते हैं हम, 18वें में क्या है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो अर्धवृत्त थे ये क्या हुआ, दूसरे में क्या हुआ, ये पलट गए हैं अर्धवृत्त, क्या हो गए, पलट के एक वृत्त का निर्माण कर लिया है। तो यहाँ पर भी देखिए ये आयत हैं, आधे आधे आयत हैं, ये भी जब पलटेंगे आयत या क्या बना लेंगे, वर्ग बना लेंगे, जो भी होंगे वर्ग या आयत बनेगा। यहाँ पर देखिए ये दो तो नहीं होंगे, सी और डी नहीं होंगे, वृत्त भी नहीं बनेगा, मतलब हमारा बी वाला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। 19वां में देखिए, 19वां में क्या संबंध है, पहली जो आकृति है उसके अंदर का भाग दूसरी में गायब है। पहली आकृति है जो, उसकी जो दूसरी आकृति है, पहला वाला अंदर वाला भाग गायब है। तो यहाँ पर जो अंदर वाला भाग है इसमें भी गायब होगा, यहाँ पर इसमें भी गायब होगा। बाहर वाला सेम है, वृत्त था बाहर पहली में, तो यहाँ भी वृत्त है, तो यहाँ वर्ग है तो वर्ग ही रहेगा, मतलब हमारा बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। अब इसके बाद हम चलते हैं 20 नंबर की आकृति में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 वृत्त हैं और कैसे हैं, वो डार्क हैं। अगली में हम देखते हैं ये वाला वृत्त स्थिर है एक ही जगह पे, दूसरा वाला वृत्त यहाँ पर घड़ी की विपरीत दिशा में घूम गया, मतलब 90 अंश घूमा है। फिर यहाँ से यहाँ पर आया, तो यहाँ पर देख लीजिए ये यहाँ पे है, घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा दीजिए तो मतलब वृत्त यहाँ आएगा, इस वाली खंड में आएगा। तो इस वाले खंड में कौन सा है, मतलब बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 21, ज्यामिति आकृति को पूर्ण करना। इसमें त्रिभुज हो सकता है, वर्ग हो सकता है और वृत्त भी हो सकता है। जैसे सबसे पहले हम इस आकृति को देखें तो इस आकृति में हम यहाँ का कौन सा हिस्सा उठाकर यहाँ रख दें कि ये पूर्ण आकृति बन जाए। तो देखिए यहाँ पर ये वाली आकृति पहला वाला ऑप्शन रखेंगे तो ये तो नहीं होगा, ये गलत है। सी वाला यहाँ पर लगने वाला हिस्सा देखिए यहाँ पर ये कैसा है, तो ये भी गलत होगा। डी भी गलत हो जाएगा, हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बी इज द राइट आंसर। फिर 22 में देखते हैं हम, 22 में कौन सा हिस्सा इस आकृति में हम यहाँ से उठा के लगा दें तो ये आकृति पूर्ण बन जाए। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो लगने वाला हिस्सा है और यहाँ पर ए बी में देखिए तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। सी में भी देखिए ये वाला हिस्सा, यहाँ लगने वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, डी भी गलत, तो मतलब हमारा क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। फिर 23 में देखिए, 23 में यहाँ पर इसमें लगा ये वाला हिस्सा उठा के यहाँ पर रखना है तो ये आकृति पूर्ण बन जाएगी। तो ए तो होगा नहीं, ए गलत है, बी गलत है और कौन सा, डी भी गलत है। ये वाला हिस्सा हम उठा के इस आकृति में रख दें तो ये आकृति क्या बन जाएगी, एक वर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक वर्ग बन जाएगा, मतलब हमारा 23 का क्या है, सी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। सी इज द राइट आंसर। 24 में देखिए, 24 का क्या होगा सही, कौन सी आकृति यहां से उठा के यहां रख दें तो ये आकृति बन जाए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये वाला हिस्सा एक यहाँ पर लगने वाला होना चाहिए, तो कौन सा हिस्सा लगेगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पर कौन सा हिस्सा, सबसे पहले एक हिस्सा तो यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर यदि हम ये वाला लगाते हैं, ये वाला तो लगेगा नहीं, देखिए डी लगेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर ये नुकीला, यहाँ भी तो होना चाहिए लगने वाला। फिर सी भी नहीं लगेगा।
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाला हिस्सा, ये वाला यहाँ पर कहाँ है ऐसा लगने वाला, तो हमारा ए भी गलत है। तो क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। बी वाला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब आते हैं हम 7वें भाग पर। जैसे ही आप आकृति देखेंगे तो देख के ही पता चल जाएगा कि ये कौन सी आकृति है। दर्पण प्रतिबिंब, क्या है ये, दर्पण प्रतिबिंब। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, दर्पण में जो आकृति, दर्पण के जो पास है जो हिस्सा, वो भी दर्पण प्रतिबिंब में कहाँ पर रहेगा, पास में ही रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये तो होगी नहीं क्योंकि यहाँ पर 1 और 2 हैं, डार्क हिस्सा 2 है, यहाँ 1 2 3 स्पष्ट दिख रहा है। ये गलत और ये भी गलत। मतलब हमारा क्या होगा, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। चलिए अब हम देखते हैं 26 नंबर में। 26 नंबर में कुछ आकृतियां ऐसी हैं जो उल्टी हैं। यहाँ पर देखिए, बी गलत और डी गलत। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो दर्पण के पास में है वही प्रतिबिंब में भी दर्पण के पास में होगा। यहाँ पर देखिए, दर्पण के पास में क्या है, व्रत है, यहाँ पर गुणा के निशान आ गए, तो हमारा ए भी गलत हो जाएगा। मतलब क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। 26 का क्या होगा, सी वाला। अब चलिए यहाँ पर 27 में देखिए क्या लिखा है, मेन लिखा है। जब हम दर्पण में देखेंगे तो ये कुछ लेटर जो हैं दर्पण में देखने पर ये अपना उल्टा प्रतिबिंब बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, एन कैसा है, सीधा है, इसको गलत कर दीजिए। यहाँ पर एम सीधा है दूसरे में, इसको भी गलत कर दीजिए। अब यहाँ पर ए उल्टा हो गया तो ये भी गलत। मतलब हमारा कौन सा, सी इज द राइट आंसर। सी वाला, एक मिनट, सी नहीं होगा, सी नहीं होगा, बी वाला ऑप्शन होगा। बी सही है। यहाँ पर एम उल्टा हो गया इसलिए ये गलत है। उल्टा थोड़ी होगा, ये वाला हिस्सा एम ज्यों का त्यों दिखेगा, ए भी सेम दिखेगा, पर एन उल्टा दिखेगा, इसलिए बी वाला ऑप्शन सही है। डी भी गलत है, सी भी गलत है, ए भी गलत है। चलिए अब हम देखते हैं 28वां। 28वां में देखिए, सबसे पहले ये दर्पण से दूर है, ये वाला तीर वाला हिस्सा दर्पण से दूर है, तो हमें भी दर्पण में देखने पर ये दूर ही दिखाई देगा। इसने तो अपनी दिशा बदल दी, ये गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। मतलब हमारा ए वाला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब हम देखते हैं भाग संख्या 8, कागज को मोड़ना तथा काटना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कागज को मोड़ के, ये जब आकृति, इस कागज को हम ये मोड़ेंगे तो कौन सी आकृति होगी। सबसे पहले तो इनको तो हम वैसे ही गलत कर देंगे क्योंकि कागज, ये वाला हिस्सा तो सेम रहेगा। यहाँ पर देखिए, ये पलट गया, ये भी पलट गया और ये भी पलट गया, ये थोड़ी पलटेगा। मतलब हमारा ए वाला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। जब कागज को हम फोल्ड करके रखेंगे तो इस प्रकार की आकृति निर्मित होगी, तो हमारा ए वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अब हम देखते हैं 30 नंबर का। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वर्ग है 2, बीच में व्रत है। यहाँ पर 2 क्या है, वर्ग है, वो है डार्क, और व्रत है यहाँ पर, वो है कैसा, खाली है, वाइट है। अब ये वाला हिस्सा देखिए, ये वाला हिस्सा इस पे रखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या आ गया, व्रत आ गया, ये गलत। यहाँ पर ये खाली हो गए, ये भी गलत। यहाँ पर देखिए, एक खाली एक भरा, तो ये भी गलत। हमारा डी वाला ऑप्शन, मतलब ये वाला हिस्सा यहाँ आएगा तो यहाँ पर देखिए ये व्रत आ जाएगा, और ये दोनों जो व्रत थे डार्क वाले, ये इन दोनों के बीच में आ जाएगा। तो इस कंडीशन में हमारा कौन सा, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब हम देखते हैं 31वां। 31वां में हम जैसे ही सबसे पहले ये वाला हिस्सा यहाँ पर रखेंगे, फिर एक आयत जैसी आकृति मिल जाएगी, ये वाला हिस्सा यहाँ पर रखेंगे, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक हमने यहाँ पर काटा है, तो अब हम इसको खोलेंगे तो जैसी आकृति ये यहाँ बनी है वैसे यहाँ बनेगी, और 2 नीचे भी बनेगी। मतलब 4 आकृति बनेंगी, एक सी बनेंगी वो भी। मतलब हमारा डी वाला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। डी इज द राइट आंसर। अब हम देखते हैं 32 नंबर में। 32 नंबर में सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाला हिस्सा यहाँ पर रखा है,
फिर अर्धवृत्त मिल जाएगा, ये वाला हिस्सा यहाँ पे रखा, फिर इस प्रकार काटा गया। सबसे पहले यहाँ पर देखो एक वृत्त यहाँ होगा, एक यहाँ होगा और दो यहाँ होंगे, मतलब कुल मिला के 4 वृत्त। 4 वृत्त जिसमें ना हो वो गलत करें। यहाँ पर देखिए इसमें 4 वृत्त नहीं है, डी को गलत करेंगे। इसमें भी 3 वृत्त हैं तो बी को भी गलत करेंगे। अब हमारा ए और सी में से है। अब एक चीज़ का ध्यान रखिए, जैसे यहाँ पर कट लगा इस साइड बना है तो यहाँ भी इस प्रकार की आकृति बनेगी तो ऐसे यहाँ भी बनेगी। तो ये वाली हो सकती है, ये नहीं होगी। हमारा ए गलत हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। 32 का क्या होगा, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। खंड आते हैं हम 9, भाग 9 पर। आकृति निर्माण, टुकड़ों से, इन टुकड़ों से हमें आकृति का निर्माण करना है। इन टुकड़ों से देख लीजिए कौन सी, इसमें 2 टुकड़े दिख रहे हैं, ये तो नहीं होगा। इसमें 1 2 3 दिख रहे हैं, पर यहाँ पर 2 देखना है, 1 से है, पर यहाँ पर 2 1 से नहीं है। इसको भी गलत, डी को भी गलत। हमारा बी वाला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। बी इज द राइट आंसर। अब हम देखते हैं 34 नंबर में। 34 नंबर में देखिए, सबसे पहले यहाँ पर टुकड़ों किस आकार देख लीजिए। यहाँ पर जी अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त देखो अभी इसमें भी, पर ये 2 समान नहीं है, अलग अलग हैं। इसमें देखिए लगभग दोनों समान है, इसको गलत करो। फिर और किसको गलत कर सकते हैं हम, यहाँ पर ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है तो हमारा बी वाला भी गलत हो जाएगा और डी वाला भी गलत हो जाएगा, ये ज़्यादा ही बड़ा है। हमारा ए वाला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ये देखिए इस प्रकार का, ये वाली यहाँ पर है, ये वाला हिस्सा यहाँ पर है और ये वाला यहाँ पर है, मतलब हमारा ए वाला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। फिर 35 नंबर में, 35 नंबर में देखिए ये 2 त्रिभुज हैं और ये आकृति। सबसे पहले हम इस आकृति को देखते हैं कि ये कहाँ पर है, या जहाँ पर ना हो उसको गलत कर दीजिए। इसमें नहीं है, इसको गलत करो। इसमें भी नहीं है, सी में, तो ये गलत। अब ये देखिए इसमें कितने टुकड़े हैं, 1 2 3 4 टुकड़े हैं, जबकि यहाँ 3 है तो इसको भी गलत करेंगे। हमारा कौन सा, 1 2 3, और ये वाली आकृति कहाँ पर है, ये है। हमारा डी वाला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। डी इज द राइट आंसर। फिर देखते हैं हम 35 के बाद 36। 36 में देखिए कुल टुकड़ों की संख्या 1 2 3, 1 2 3, ये वाला हिस्सा है, ये है, यहाँ पर है, ये बन रहा, और ये 2 त्रिभुज हैं, ये यहाँ पर, मतलब हमारा ए ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। बी गलत हो जाएगा, सी भी गलत होगा और डी भी गलत होगा। अब आते हैं अपन लास्ट के भाग, खंड 10 पर। छिपी हुई आकृति की पहचान करना। ये आकृति हमें देखना है कहाँ पर है। अगर हम अच्छे से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये वाली आकृति बिल्कुल ए वाले ऑप्शन में मौजूद है, ये यहाँ पर, ये देखिए ये मौजूद है। बी में तो ये दिख नहीं रही, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है। फिर इसके बाद 38वां देखते हैं। 38वां में देखिए ये वाली आकृति कहाँ पर छिपी हुई है। 38 में ये वाली आकृति पहले में तो नहीं है, पहले में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है। हाँ, डी में ये स्पष्ट दिख रही है। डी वाले भाग में यहाँ से देखिए, यहाँ से ये कुछ इस प्रकार की। डी वाला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। फिर 39 में देखते हैं। 39 में देखिए ये अर्धवृत्त और यहाँ पर ये लाइन, इसमें तो यहाँ पर अर्धवृत्त क्या, यहाँ पर है ही नहीं वृत्त, इसलिए गलत। ये त्रिभुज उल्टा है, जबकि नोक ऊपर आना ही थी, ये भी गलत, ये भी गलत, मतलब हमारा ए वाला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। फिर अब हम देखते हैं लास्ट 40वां प्रश्न। ये वाली आकृति कहाँ पर छिपी हुई है। इसमें हम देखते हैं तो पहले वाले ऑप्शन में तो ये मौजूद नहीं है। दूसरे वाले ऑप्शन में देखते हैं तो दूसरे वाले ऑप्शन में एल जैसी आकृति यहाँ पर ये शो हो रही है, यहाँ भी नहीं है, सी में भी नहीं है और डी में भी नहीं है। हमारा क्या, बी वाला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। तो हमने पहला भाग जो था वो कंप्लीट कर लिया है और पहले भाग में
कुल कितने प्रश्न थे? कुल 40 प्रश्नों को हमने सॉल्व किया है। अब आपको भी इन 40 प्रश्नों को हल करना है और हल करने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके 40 में से कितनी आकृतियां बिल्कुल सही थी। चलिए, हमने पहला भाग कंप्लीट करने के बाद अब हम दूसरे भाग पर आ गए हैं। और दूसरा भाग क्या कहलाता है? अंक गणित परीक्षण खंड दूसरा। मतलब इसमें गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अपन देखते हैं कि गणित का अगला प्रश्न क्या है। ये है 41वां प्रश्न। इसमें है कितने 1/5 के मिलाने से 21 सही 2/10 प्राप्त होगा। तो इसमें बिल्कुल सीधी सी बात है, हमें क्या करना है? 21 सही 2/10 में 1/5 का क्या दे देना है? भाग दे देना है और कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो 21 सही 2/10 भागित कितना? यहाँ पर 1/5 कितना लिख देंगे? 1/5। अब यहाँ पर ये मिश्र भिन्न है तो मिश्र भिन्न को हम किस में बदलेंगे? किस में बदलेंगे? यहाँ पर हम मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 21 धम्मा कितना होता है? 210, और 210 में 2 जोड़ देंगे तो 212 बट्टी कितना हो जाएगा? 10। और यहाँ भाग के निशान को हम काय में बदल देंगे? गुणा में। तो ये जो 1/5 है ये हो जाएगी 5/1। अब यहाँ पर देखिए, ये यहाँ 5 से ये 10 कट रही है, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अब हमारे पास क्या बचा? 212/2। यहाँ पर 212 में 2 का भाग देना है तो 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब यहाँ पर 1 में भाग जाएगा नहीं तो यहाँ पर 0 और 2 छिंग 12। मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 106। अब हम 106 देखते हैं। यहाँ पर ये इसमें होना था, यहाँ पर अपन मान के चलें 106 है। कितना है? 106 है। मतलब हमारा पहला वाला ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है 2 अंकों की सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। तो 2 अंकों की सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तथा 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं का अंतर। तो सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 97 हो जाएगी। अब इनका क्या पूछा है? अंतर। तो अंतर बराबर अंतर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? बड़ी अभाज्य संख्या में से छोटी अभाज्य संख्या को घटा देंगे तो बराबर हम जब 97 में से 11 घटाएंगे, 7 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा? 6। और यहाँ 9 में से यहाँ पर 9 में से कितना? 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8। जो अंतर आया है वो बराबर कितना आया है? 86। 86 हम देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। हमारा बी वाला ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। 43वां प्रश्न ये है भिन्न। ये भिन्न में संख्या दी गई है और इसमें दशमलव भिन्न में आंसर दिया है। यहाँ पर हम देखते हैं 8 धन 8/10 धन 8/1000 धन 8/10,000 का मान क्या होगा। यहाँ पर चूंकि सभी दशमलव भिन्न में दिए हैं तो हम क्या करें? 8 से हमें कुछ नहीं करना, ये तो पूर्णांक है। हम 8/10 को ऐसे क्या भिन्न में बदलेंगे तो 8 में हमें भाग देना है 10 का। तो 10 का जब हम भाग देंगे तो भाग जाएगा नहीं तो यहाँ पर 0 दशमलव, यहाँ पर 0। 8 धाम कितना हो जाएगा? 80। तो यहाँ पर कितनी आ गई? दशमलव भिन्न कितनी आ गई? सबसे पहले 8, फिर धन लगा है, इसकी कितनी आ गई? 0.8 धन। अब हम 8/, किसकी बना लेंगे? 8/1000 की दशमलव भिन्न बना लेंगे। तो यहाँ पर हमें 1000 से भाग देना पड़ेगा। अब चूंकि 8 छोटी है, 1000 से भाग जाएगा नहीं तो 0 दशमलव, यहाँ पर
शून्य, अभी भी नहीं जाएगा। ये 80, 1000, यहाँ पर एक शून्य, यहाँ पर शून्य, अभी भी नहीं जा रहा है। यहाँ पर एक शून्य, यहाँ पर एक शून्य, 1008 कितना हो जाएगा 8000। तो इसकी कितनी दशमलव भिन्न आ गई 0.008। यहाँ पर देखिए 3 जीरो थे तो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 जीरो है और लास्ट में एक अंक आ गया है, तो यहाँ पर 3 अंक होना चाहिए। यहाँ पर देखिए कितने 4 जीरो हैं, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, ऐसा लिख सकते हैं 0.0008 इतना आएगा। अब हम इन सभी को क्या करें जोड़ दें। तो सबसे पहले हम बड़े यहाँ पर इसके नीचे जमा दें, ये वाली इसके नीचे जमा दें, दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ पर शून्य, यहाँ पर देखिए 0.008। अब ये वाली इसके नीचे जमा दें हम, दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ पर ये दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ पर आ गया 8, यहाँ पर शून्य, यहाँ पर शून्य, यहाँ शून्य, यहाँ शून्य। अब ये 8 हम देखें किस में है, पूर्णांक वाले भाग में है, तो 8 यहाँ रख दें, दशमलव 0.000। अब जोड़ देते हैं सभी को, यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ 8, यहाँ 0, यहाँ 8, दशमलव के नीचे दशमलव और यहाँ पर 8। अब हम देखते हैं ये वाला आंसर कहाँ पर है, 8.8088। पहला गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा 8.8088, मतलब हमारा सी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, सी इज द राइट आंसर। चलिए ये रहा 44वां, दशमलव भिन्नों का जोड़ना। दशमलव भिन्नों का क्या है, ये जोड़ना है। सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, इनको जमाते जाते। क्या है सबसे पहले, क्या है यहाँ पर देखिए, सबसे पहले है 0.00113। अब हम इसके नीचे इसको जमाएंगे, ये क्या है 0.130। अब इनके नीचे हम इसको 1.130 को जमा देंगे। अब यहाँ पर 13, तो 31.000। अब 130 है, तो यहाँ दशमलव, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ दशमलव दशमलव, सभी को जोड़ देते। यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ दशमलव का दशमलव, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 1 की 1, कितना आ गया 144.443। 143 गलत, 141 गलत, 144.444 ये भी गलत, 144.443। डी वाला ऑप्शन क्या होगा हमारा, बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आकृति दी गई है, नीचे दी गई आकृति 3 आयतों से मिलकर बनी है। 1 2 3 आयत हैं, प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल आयत के अंदर दर्शाया गया। ये देखिए इस आकृति का आयत कितना है 48 वर्ग सेंटीमीटर, इसका कितना है 32 वर्ग सेंटीमीटर और इसका कितना है 16 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, यदि ए बी बराबर, मतलब ये ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर है तो बी सी की लंबाई क्या होगी, बी सी मतलब ये वाली। तो हम अब सबसे पहले यहाँ पर देखिए बी एच ज्ञात करें, ये तो हमें मालूम है 8 सेंटीमीटर है। अब कैसे होगा, हम शायद आपको फार्मूला मालूम होगा। यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल दिया है और लंबाई दी है, तो चौड़ाई बराबर, तो चौड़ाई क्या है बी एच, तो हम ज्ञात कर सकते हैं बी एच बराबर, ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बटे क्या होता है, क्षेत्रफल बटे लंबाई, 8 एकम 8, 8 छिंग 48 बराबर 6 सेंटीमीटर क्या आ गई है, ये आ गई है बी एच आ गई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये ज्ञात करना है। अब ये कैसे पता चलेगा, ये कैसे पता चलेगा बी एच, क्योंकि देखो अगर यहाँ पर ये 32 है, रुक जाइए, एच ई ये वाली लंबाई,
एच ई, ये वाली कितनी है 8 है, तो ये वाली भी कितनी होगी 8 होगी। तो हम ये ज्ञात कर लेंगे इसकी सहायता से, अगर ये वाली 8 है तो इसके सामने वाली भी 8 होगी। तो हम क्या एच ई ज्ञात कर लें, एच ई भुजा मतलब ये चौड़ाई ज्ञात कर लें। तो बराबर ये क्षेत्रफल बटे 16 बटे लंबाई, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16 बराबर कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर। अब देखिए ये अभी हमने निकाली थी कितनी 6 आई है, और ये यहाँ से एच से ई तक कितनी आ गई 2 आ गई। तो 6 और 2 8 हो गई, ये टोटल कितनी हो गई 8 हो गई। हमें ये ज्ञात करना है बी सी। तो अब हमें जब ये पूरी भुजा मालूम हो गई तो हम इस 32 में क्या है बी सी निकालना है। तो बी सी बराबर क्षेत्रफल बटे, अब देखिए ये वाली लंबाई बी एच कितनी है 6 धन एच ई कितनी है 2। तो इन दो को हम पहले सॉल्व कर दे, तो यहाँ पर करें 32 बटे 8, 8 एकम 8 और 8 चौके 32 बराबर 4 सेंटीमीटर। देखिए 4 सेंटीमीटर है क्या, पहले में 2 सेंटीमीटर, ये तो होगा नहीं। हमारा दूसरा वाला ऑप्शन क्या होगा बिल्कुल सही होगा, दूसरा वाला ऑप्शन क्या होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। बी सी ज्ञात किए तो बराबर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। अब है यहां पर अगला 46वां प्रश्न। ये क्या है दंड आरेख से है। नीचे दिए गए दंड आलेख में बबूल के पेड़ों की संख्या आम के वृक्षों की संख्या से कितने गुना अधिक है। हमें दो चीजों से मतलब है, सबसे पहले बबूल के पेड़ों की संख्या और दूसरा आम के पेड़ों की संख्या। तो हम बबूल का ग्राफ देखें तो यहाँ पर देखें बबूल का ग्राफ कितना है 15 है, बबूल का कितना है 15 और आम का कितना है 6। तो हमें कितने गुना है, तो हम 6 से आम कितने गुना है बबूल के पेड़ों की संख्या आम के पेड़ों की संख्या से कितने गुना है। तो 6 बट्टी हम क्या कर देंगे 15 बट्टी क्या कर देंगे 6 कर देंगे। 15 में हमें कितने का भाग देना है 6 का भाग देना है। 6 दूनी 12, 2 बार गया घटा देंगे तो 3। अब इसको लिख सकते हैं हम कितना 2 सही 3 बट्टे 6। अब ये कट रही है 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो कितने गुना है 2 सही 1 बट्टे 2 गुना है। अब हम देखते हैं ये 2 सही 1 बट्टे 2 गुना कौन से ऑप्शन में है। पहले वाले ऑप्शन में तो 1 सही 1 बट्टे 2 गुना है, तो ये तो गलत है। दूसरे वाले में 2 गुना है। तीसरा वाला ऑप्शन सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, सी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं हम। एक फल विक्रेता ने कुछ नींबू 10 रुपए के 8 नींबू के भाव से खरीदे तथा 4.50 रुपए के 4 नींबू के भाव से बेचे। इस प्रकार 100 नींबू बेचने पर उसका लाभ या हानि ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 100 नींबू का क्रय मूल्य निकाल लें। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं चूंकि 8 नींबू का क्रय मूल्य, 8 नींबू कितने में आते 8 नींबू बराबर आते कितने में 10 रुपये में। तो एक नींबू बराबर आएगा कितने में, यहाँ पर हम 10 बट्टे 8 रुपये कर देंगे। तो 100 नींबू कितने में आएंगे 100 नींबू बराबर यहाँ पर 10 बट्टे 8 गुणित 100 कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए 4 से कट रही है 4 दूनी 8 और 4 25 100, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 25 पंचे कितना हो जाएगा 125। मतलब 100 नींबू का क्रय मूल्य कितना आ गया 125 रुपये। अब हमें क्या करना है 100 नींबू का हमें विक्रय मूल्य निकालना है। अब जब बेचने की बारी आई तो 4 नींबू कितने के बेचे उसने 4.50 रुपये के। तो 4 नींबू का विक्रय मूल्य, 4 नींबू का विक्रय मूल्य बराबर कितना है 4.50 रुपये। तो हम पहले एक नींबू का निकाल लें। एक नींबू बराबर 4.50 बटे 4। अब हम इसलिए कितने 100 नींबू, यहाँ पर ये 100 नींबू दे रखा है,
100 नींबू का विक्रय मूल्य बराबर 4.50 बट्टे 4 गुणित 100। 4 एकम 4 और 4 पच्चीसम 100। अब हमें क्या करना है, इस 4.50 में 25 से गुणा कर देना है। तो यहाँ 5 से करें, 5 शून्यम शून्य, 5 25 की 5 हासिल की 2, 5 चौको 20, 20 2 22, यहाँ पर 2 शून्यम शून्य, 2 पंचे 10 का शून्य हासिल की 1, 4 दूनी 8 और 1 9, यहाँ जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 5, यहाँ पर 2, 9 2 11। अब यहाँ 2 अंक बाद दशमलव है ये, तो 1 2 अंक बाद मतलब कितना आ गया, 100 नींबू का विक्रय मूल्य कितना आ गया, 112.50 रुपये। अब क्रय मूल्य कितना है, 125 रुपये, और विक्रय मूल्य कितना है, 112.50 रुपये। मतलब इसमें हानि होगी, क्या होगी, हानि होगी। मतलब लाभ वाला, जो लाभ वाला है, ये दोनों गलत हो जाएंगे। तो अब हानि निकालें, तो हानि बराबर होता है विक्रय मूल्य, एक हानि बराबर होता है क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। अब यहाँ पर हम घटाएं, तो यहाँ पर जब घटाएंगे तो यहाँ पर एक उधार दे देंगे, तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर 50। अब यहाँ पर बचा 4, 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा। फिर यहाँ पर कितना, यहाँ तो 2 में से 1 गया 1 और यहाँ पर 0, कितना आ गया, 12.50 रुपये की हानि। अब हम देखते हैं 12.50 रुपये की हानि कौन सा, पहला वाला ऑप्शन क्या होगा हमारा, सही होगा। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यदि मेरे द्वारा वीडियो में जो सवाल करवाए जा रहे हैं और आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर 4 दिए हैं, 4 में से देखना है कौन सा सही है। क्या है, पहला है 3/4 और 6/8 तुल्य भिन्न है। क्या है, 3 दूनी 6, 2 से गुणा किए तो 6 आ गया, और 2 चौके 8, ये तो तुल्य भिन्न है। कौन दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो ये सही है। 1 एकम 1, 1 तिया 3 तुल्य भिन्न है, गलत है ये तो। और यहाँ पर देखिए 2/3 और 5/2 तुल्य भिन्न है, तो ये तुल्य भिन्न है क्या, 2 की टेबल में 5 आता ही नहीं है, तो ये भी गलत है। 2 की टेबल में 3 नहीं आता, ये भी तुल्य भिन्न बताया कि 2/3 और 3/6 तुल्य भिन्न है, तो ये भी गलत है। हमारा ये वाला सही है। ये कैसे आ गया, 3/4 की यदि हम तुल्य भिन्न निकालें तो तुल्य भिन्न 2 तरीके से आती है, या तो गुणा करके या भाग करके। समान संख्या से अंश तथा हर में गुणा कर दें, तो 2 से गुणा करेंगे हम, तो यहाँ पर देखिए 2 तिया 6 और 2 चौके 8, ये आ गई 6/8 3/4 की तुल्य भिन्न है। मतलब हमारा ए वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखते हैं, ये है अगला 49वां। यदि एक आयत की लंबाई 2 गुनी तथा चौड़ाई आधी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। मान के चलिए हमारे यहाँ पर आयत की लंबाई कितनी है, 8 है, कितनी है, 8 मीटर है, ये लंबाई है। चौड़ाई हम 4 मान के चलते हैं, 4 मीटर, ठीक है। तो 8 चौके इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 32 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल कितना आ जाएगा इसका, 32 वर्ग मीटर। अब इसमें क्या कहा है, यदि एक आयत की लंबाई दुगनी, 8 दूनी कितना कर दें, 16 कर दें, तथा चौड़ाई आधी, चौड़ाई कितनी कर दें, आधी, 4 की आधी 2, लंबाई दुगनी करना है और चौड़ाई आधी करना है। तो इन दोनों का यदि हम एरिया निकालें तो 16 गुणित 2, 16 दूनी 32 वर्ग मीटर। इसमें भी 32 वर्ग मीटर हमें आ रहा है, दोनों एक से आ रहे। अब देखिए यहाँ पर मूल क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा, यहाँ पर तो आधा नहीं हुआ, सेम है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी, मूल क्षेत्रफल का दुगना हो जाएगा, तो यहाँ पर दुगना भी नहीं हुआ,
तो ये भी गलत हो जाएगा, हमारा बी भी गलत हो जाएगा। सी, मूल क्षेत्रफल के बराबर ही रहेगा। क्या ये दोनों बराबर हैं? ये मूल क्षेत्रफल कहलाएगा। क्या इसके बराबर हैं ये? बिल्कुल बराबर हैं, मतलब हमारा सी वाला ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। ये रहा 50वां प्रश्न। समकोण से अधिक माप वाली आकृति है। समकोण से अधिक वाली, ये तो न्यून कोण है, ये गलत। ये भी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है। समकोण से अधिक क्या है? बी इज द राइट आंसर। समकोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का। अब 90 अंश से जो अधिक हो तो यही है 90 अंश से अधिक, बी वाला ऑप्शन। तो हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला 51वां। 1 से 100 तक की संख्याओं में भाज्य संख्याओं की संख्या है। भाई अभाज्य, भाज्य, सम, विषम, ये सभी तो होती हैं। तो हमें 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कुल कितनी संख्याएं होती हैं? 100 होती हैं, 100 होती हैं। अब सभी को मालूम है कि इन 100 संख्याओं में 25 अभाज्य संख्या होती हैं। तो हम 25 घटा देंगे तो कितनी बची? 75 बची। पर 1 से बड़ी भाज्य संख्या कौन कहलाती है? वे संख्याएं जो 1 से बड़ी हो और अभाज्य ना हो, वो भाज्य कहलाती हैं। तो 25 तो हमने क्या निकाल दी? अभाज्य निकाल दी। और 1 से बड़ी, तो 1 भी हम इसमें से क्या कर देंगे? घटा देंगे, क्योंकि 1 से बड़ी। तो यहाँ 5 में से 1 घटाएंगे 4, यहाँ पर 7, मतलब कितनी है? 74 है भाज्य संख्याएं। तो हमारा 25, 50 सी वाला ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला यहां पर देखिए, इस समीकरण को सरल करें। 6 सही 3/10 ऋण 2 सही 3/4 ऋण 1 सही 2/5 को सरल कीजिए। कुछ नहीं करना हमें। सबसे पहले दी गई मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में 6 धाम 60, 60 और 3 63, 63/10 ऋण 4 दूनी 8, 9 10 11, 11/4 ऋण 5 एकम 5, 5 और 2 7, 7/5। इन तीनों का हम हर समान कर लेंगे। 10 4 5, 10 4 5 का एलसीएम 5 से भाग, 5 दूनी 10, 4 5 एकम 5, 2 से भाग, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20। यहाँ पर इस 10 का इसमें भाग दे दो, 10 दूनी 20। तो यहाँ पर कितने बार गया? 2 बार गया। तो 3 दूनी 6, इस 63 में गुणा कर देंगे और 6 दूनी 12, 126 ऋण इस 4 का इसमें भाग दे दीजिए 4 पंचे 20, तो 11 5 55। फिर ऋण 5 का इसमें भाग दे दीजिए, 5 चौके 20, 4 बार गया, 4 सत्ते 28, 55 और 28 को जोड़ दो। 55 28 जोड़ देंगे, क्योंकि समान चिन्हों में संख्या जुड़ेगी। 8 5 13 की 3 हासिल की 1, और यहाँ पर 5 2 7, 7 और 1 8। तो यहाँ बराबर 126 ऋण 83/20। अब हमें क्या करना है? 126 में से 83 को माइनस करना है। 126 ऋण 83, तो यहाँ पर बचेगा कितना? 3, 12 में से 8 गया 4, कितना बचा? और यहाँ पर कुछ नहीं, 43 कितना? 20, 43/20। अब हम देखते हैं 43/20 कहीं पे है क्या? नहीं है। तो 43 में हम भाग दे देंगे कितने का? 20 का। 20 दूनी 40, 2 बार गया, घटा देते। यहाँ पर कितना बचा? 3, यहाँ कुछ नहीं। कितने सही? 2 सही 3/20। अब ये देखो 2 सही 3/20 कौन से ऑप्शन में है? हमारा बी वाला ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। ये रहा अगला। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8.5 मीटर, 6.75 मीटर तथा 4.50 मीटर है। बड़ी से बड़ी टैप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो तीनों विमाओं को पूर्णतः माप सके। सबसे पहले हमें क्या करना है? इनको हमें दशमलव अलग करना है। तो दशमलव अलग करने के लिए हम क्या करें?
100 से गुणा कर दें तो सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो यहाँ पर जब हम सेंटीमीटर में यहाँ पर देखिए ये मीटर और सेंटीमीटर दोनों हैं, तो हम क्या करेंगे, इनका दशमलव अलग कर दें। दशमलव जैसे ही अलग करेंगे तो ये 825 बन जाएगी। 825 मीटर ही रहने देते हैं, 825, 675 और कितना 450। अब इन तीनों में से हमें ये देखना है, हम कोई भी दो संख्याएं ले लेते हैं, जैसे 450 और 675 ले लेते थे। 675 में हम 675 में भाग दे दें कितने का, 450 का। कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा। 450 एकम 450 घटा देते हैं तो यहाँ 5, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। अब इस 225 का कितने में, 450 में दे देते हैं। कितनी बार जाएगा, 225 दूनी कितना हो जाएगा, 450, दो बार गया। इन दोनों का ये आ गया, मासा आ गया 225। अब हमें क्या करना है, इस 225 का जो आखिरी संख्या बची है उसमें भाग देना। कौन सी बची है, 825। तो 825 में हम 2 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 2 की टेबल पढ़ना है, कितने से ज़्यादा ना हो, 8 से। तो 2 चौके 8 ज़्यादा हो जाएगा, 2 तिया 6। तो यहाँ पर 225 तिया 675 होता है। 3 बार घटा देते हैं, यहाँ 0, 12 में से 7 गया 5 और यहाँ पर बचा 7 में से 6 गया 1। 150 का हम भाग दे देंगे इस 225 में। कितनी बार जाएगा, यहाँ पर एक बार जाएगा। 150 एकम 150। अब घटा देते हैं, यहाँ पर 5, यहाँ पर कितना बचा, 12 में से 7, 12 में से 5 गया 7, यहाँ कुछ नहीं। इस 75 का हम किस में, 150 में दे देंगे तो 175 दूनी कितना होता है, 150। ये देखिए बड़ी से बड़ी टैप की लंबाई आ गई 75 मीटर। हमारा बी वाला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है ये 54वां है, नीचे दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस आकृति को ध्यानपूर्वक देखिए, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। ये लंबाई कितनी है, 6 मीटर और यहाँ पर ये 2 मीटर। ये देखिए ये 4 है तो इसके सामने भी 4 होगी। ये 2 है तो इसके सामने भी 2 होगी। ये यहाँ 2 है तो ये सामने 2 होगी। ये 4 है, ये 2 है। सबसे पहले अगर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो सब यहाँ हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो हम इस आकृति को क्या कर दें, यहाँ से यहाँ जोड़ दें। ये जोड़ दी तो एक ये बन गई। ये देखिए कितने, 4 गुणित 6 की, ये 4 है तो ये भी 4 होगी। दूसरा एक आयत यहाँ बन गया, ये 2 नंबर का है। और एक तीसरा ये बन गया, 3 आकृति और एक ये बन गई 4 आकृति। अब देखिए ये जो एक आयत बना है इसकी लंबाई हम कितनी माने, 2 ये है, 2 ये है, 4, 2 4 हो गया, 6, 8 और 10 मीटर 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो गई इस बड़े वाले आयत की। 10 गुणित, अब इसकी चौड़ाई हम कितनी माने, ये देखिए ये पूरी 6 है, ये यहाँ से यहाँ तक 4 है तो ये कितनी होगी, 2 होगी। तो यहाँ पर 2, इसका निकालें हम क्षेत्रफल। 10 दूनी 20 वर्ग सेंटीमीटर इस वाले का आ गया। अब हम एक आयत इसका निकाल लें क्योंकि ये सभी समान हैं। तो इसकी लंबाई कितनी है, 4 गुणित 2। तो 4 गुणित 2 बराबर का कितना आएगा, 4 दूनी 8 वर्ग सेंटीमीटर। एक आयत का आया है, जबकि यहाँ पर कितने हैं, 3 हैं, इसलिए 3 आयत का क्षेत्रफल 8 तिया 24 वर्ग सेंटीमीटर। तो कुल क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर आया 20 धन यहाँ पर आया 24। इन दोनों को जोड़ देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, 44 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं 44 वर्ग सेंटीमीटर कौन से ऑप्शन में है। पहले में 56, दूसरे में 48, तीसरे में है, तीसरा वाला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम में सजाया गया है। अवरोही क्रम क्या कहलाता है, वह क्रम कौन सा जिसमें
बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जाते हैं। मतलब पहले सबसे बड़ी आएगी, फिर छोटी आएगी, फिर उससे छोटी आएगी और लास्ट में सबसे छोटी आएगी। यहाँ पर देखिए पहला वाला देखिए 5.5, ये तो बड़ी हो गई, ये 5 छोटी होगी क्योंकि 5 से 5.5 बड़ी, तो ये गलत। बी वाला 5 फिर 5.5, ये तो बड़ी है, ये छोटी है, ये भी गलत। 5.5 ये बड़ी है, फिर ये छोटी, फिर नहीं, ये देखिए ये बड़ी है, फिर ये सबसे छोटी, ये इससे तो छोटी है, लास्ट में 5 है, तो ये छोटी फिर ये छोटी, ये भी हमारा गलत है। अब यहाँ पर देखते हैं 5.5 सबसे बड़ी, बिल्कुल सही। उससे छोटी 5.05, बिल्कुल सही। फिर उससे छोटी 5.005, ये भी सही है। और लास्ट में सबसे छोटी, ये सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी ये, उससे छोटी ये और उससे छोटी ये। 5.5 सबसे बड़ी और 5 सबसे छोटी। डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। डी इज द राइट आंसर। 56वां क्या है? 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े कमरे के फर्श को ढकने के लिए 4 डेसी वर्ग क्षेत्रफल वाली कुल कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी? एक फर्श है जो कितने 8 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा है, उसको ढकने के लिए 4 डेसी मीटर वर्ग क्षेत्रफल वाली, मतलब टाइल्स का पहले से क्षेत्रफल दे रखा है। तो यहाँ पर टाइलों की संख्या, सबसे पहले फर्श का क्षेत्रफल गुणित बटी क्या करना है हमें, टाइल का क्षेत्रफल। यहाँ वर्ग लगा है मतलब 4 गुणित 4। अब यहाँ पर डेसीमीटर है और यहाँ पर मीटर है, तो इनको हम मीटर में बदल दें, बट्टे 10/10। अब हम इनको लिख सकते हैं 8 गुणित 6 गुणित भाग देंगे तो ये 10 ऊपर चला जाएगा, बट्टे नीचे क्या आ जाएगा, 4 गुणित 4। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 तिया 15, 15 दूनी 30 और 30 धाम कितना हो जाएगा, 300। मतलब कुल टाइलों की संख्या कितनी आ जाएंगी, उस फर्श को ढकने के लिए कुल कितनी टाइल्स लगेंगी, 300 टाइल्स लगेंगी। सबसे पहले हमने कमरे की फर्श का क्षेत्रफल निकाला, एक टाइल का क्षेत्रफल पहले यहाँ दे रखा था, सिर्फ हमने डेसीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 से भाग दे दिया, तो 4/10, क्योंकि यहाँ वर्ग लगा है तो हमने यहाँ वर्ग के रूप में लिख दी 4 गुणित 4। तो ये जो 10 था, ये जब भाग करेंगे इसमें तो ये ऊपर चला गया, हमने काट दिए तो बराबर 300 आ गया। कुल टाइलों की संख्या कितनी है, 300 है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी समतुल्य नहीं है। अभी हमने एक किया था, अब देखिए 3 18 और 6 का गुणा किए तो कितना आ गया, 18, और 6 का इसमें करेंगे तो 6 पंचे 30, ये तो समतुल्य है। अब ये देखिए इसमें भाग देते 4 से, 4 पंचे 20 और 4 सत्ते 28, तो ये भी है समतुल्य। फिर यहाँ गुणा, यहाँ तो 6 चौके 4 से गुणा किया है, 4 से किया है, 6 चौके 24, और इसमें अगर 4 से गुणा करेंगे तो 9 चौके 36, यही नहीं है। अब ये देखते हैं 9 चौके 36 और 18 चौके 72, मतलब हमारा सी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। सिर्फ यही नहीं है समतुल्य, बाकी तीनों समतुल्य हैं, तो हमारा सी वाला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। 58वां क्या है, यहाँ पर दिया है यदि 4x धन 3 बराबर 8x ऋण 9 हो तो x का मान क्या होगा। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है। तो x वाली हम एक साइड कर लेंगे और ये एक साइड ये वाली कर लेंगे, चराचर राशि। तो यहाँ पर 8x, ये धन वाला है तो ऋण में आ जाएगा 4x बराबर, यहाँ पर ये कितना है 3 धन ये 9 है ऋण वाला, तो यहाँ पर धन में आ जाएगा 9, यहाँ पर घट जाएगा तो 4x बराबर, ये जुड़ जाएगा तो 12, x बराबर
12/4, 4 एकम 4, 4 तिया 12। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 3। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 3। ये देखिए, ये 3, मतलब हमारा सी वाला ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। सी इज द राइट आंसर। अगला है, एक आयताकार खेत की चौड़ाई लंबाई का 5/8 भाग है। एक खेत है, कैसा है? आयताकार, उसकी चौड़ाई लंबाई का 5/8 भाग है। यदि उसका क्षेत्रफल 2560 वर्ग मीटर हो तो उसकी लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है? अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है? ये बताना है कि उसकी लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है। सबसे पहले यहाँ पर हम लंबाई मान लेते हैं। लंबाई बराबर क्या मान लेते हैं? लंबाई बराबर x मीटर। लंबाई बराबर कितनी मान ली हमने? x मीटर। तो चौड़ाई कितनी होगी? स्वाभाविक है, यहाँ पर दिया है x गुणित 5/8, गुणा कर देंगे तो 5x बट्टी कितना आ जाएगा? 8 मीटर, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर दे रखा है यदि हम इन दोनों का क्षेत्रफल निकालें, इसलिए यदि हम x गुणित 5x/8 करें तो बराबर कितना आता है? 2560 वर्ग मीटर, इतना ही आता है। तो अब हम यहाँ पर गुणा कर देंगे, x का हम 5x में करेंगे तो 5x की घात 2/8 बराबर 2560, इतना ही। तो अब हम यहाँ पर हमें ये x की वैल्यू निकालना है, तो x वर्ग बराबर आ जाएगा 2560, यहाँ पर 5x गुणित 8, तो x का वर्ग बराबर 2560 गुणित 8 बटे कितना? 5। काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 25, 5 एकम 5, बचा 1, सो 5 दूनी 10। अब यदि हम इसमें गुणा करेंगे 512 गुणित 8, तो यहाँ पर 8 दूनी 16 की 6, हासिल की 1, 8 एकम 8, 8 और 1 9, 8 पंचे 40, कितना आ गया? 4096 आ गया। तो यहाँ पर वर्ग लगा है तो 4000, ये हमें वर्ग अलग करना है, 4096। तो 4096 हमें क्या निकालना है? इसका x बराबर 4096 का क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। शायद मालूम होगा किसका है? ये 64 का है। 64 का क्या है? ये 64 का वर्ग क्या है? 4096। तो अब देखिए x बराबर क्या आ गया? 64। हमने x क्या माना था? लंबाई। क्या माना था? लंबाई। तो अब हमें ये बताना है कि इसकी चौड़ाई कितनी है। तो अब हम चौड़ाई बराबर निकाल लें, तो चौड़ाई बराबर कितनी? 64 का 5/8, 8 एकम 8, 8 अठन्या 64, 8 पंचे 40। अब ये देखिए, ये 64 है, ये 40 है, कितनी अधिक है? हमें ये ज्ञात करना है ये कितनी अधिक है। तो हम क्या करेंगे? 64 में से 40 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, कितनी अधिक है? 24 मीटर अधिक है। अब देख लीजिए 24 मीटर कौन से ऑप्शन में है? डी वाला ऑप्शन क्या होगा हमारा? बिल्कुल सही होगा। डी इज द राइट आंसर। डी वाला ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। इसी तरीके के प्रश्न हर वर्ष पूछे जाते हैं। ये रहा हमारा गणित का लास्ट सवाल। निम्नलिखित व्यंजक को पूर्ण संख्या में निकटतम मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देख लीजिए 349 गुणित 51 धन, फिर यहाँ कोष्टक में 632 भागित 31 है। सबसे पहले हमें कोष्टक को तोड़ना है, तो 632 में हमें भाग देना है कितने का? 31 का। 31 दूनी कितना हो जाएगा? 62, 2 बार गया, घटा देते हैं, यहाँ पर 1, यहाँ कुछ नहीं, अंक उतारे 2। अब भाग नहीं जा रहा, भाग तो देना अनिवार्य है, तो 31 शून्यम 0, घटा देते हैं 2, 1, यहाँ दशमलव, यहाँ पर 0, कितने बार जाएगा? अब 31 तिया, 31 में हम 3 का गुणा करके देखें, 3 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, 93, 31 तिया
93 घटा देते हैं, यहाँ पर 7 बचा, यहाँ पर कितना बचेगा 11 में से 9 गया 2, यहाँ कुछ नहीं, दशमलव रखा है 0। अब कितनी बार जाएगा 31 अट्ठे कितना होता है 31 अट्ठे 8 एकम 8 8 तिया 24 248, 31 अट्ठे 248 8 बार घटा देते हैं, यहाँ पर कितना बचेगा 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर यहाँ तो उधार दे दिया तो 6, 6 में से 4 गया 2, यहाँ कुछ नहीं। अब ये देखिए बचता जाएगा, तो हम यहाँ पर कितना मान के चलें 20.38, तो यहाँ पर 349 गुणित 51 धन 20.38। अब हमें क्या करना है, यहाँ गुणा भी करना है, 349 में 51 से गुणा करना है, तो यहाँ पर 9 4 3 9 पन्ना 45 की 5 हासिल की 4, 5 चौक 20, 20 4 24, 24 की 2 हासिल की 2, और फिर यहाँ पर 4 5 तिया 15, 15 और 2 कितना हो जाएगा 17। अब यहाँ पर जोड़ देते हैं, यहाँ पर 9 5 4 9, यहाँ पर 4 3 7 7 और यहाँ पर 1। अब ये इसमें कितना जोड़ दें 20.38। ये देखिए ये पूर्णांक है, यहाँ पर दशमलव रख दो, यहाँ 0, 20 यहाँ जोड़ दो, दशमलव यहाँ रख दो, 3 8 जोड़ देते, यहाँ पर 8 3.9 9 2 11 की 1 हासिल की 1, 7 और 1 8, यहाँ 17 1। हमारा जो मान आया है यहाँ पर 17,819.38। यहाँ पर देखिए एक शब्द लिखा है कोष्टक में पूर्णांक में, तो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इसके आसपास देखो कौन है, यहाँ पर 17,500 है, यहाँ पर 800 है तो ये गलत, यहाँ भी 500 है तो ये गलत, यहाँ पर 17,821 है, यहाँ 17,521 है तो ये भी गलत। मतलब हमारा सी वाला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, सी इज द राइट आंसर। तो हमने कुल कितने गणित में 20 प्रश्नों को हल किया है। अब हमारे पेपर का तीसरा खंड है, जिसको हम किस नाम से, भाषा परीक्षण के नाम से जानते हैं। इसमें आपको गद्यांश दिया जाएगा कुछ इस प्रकार का। तो सबसे पहले आपको गद्यांश पढ़ना है अच्छे से, सबसे पहले आपको गद्यांश पढ़ना है, समझना है, फिर उसी गद्यांश से संबंधित आपको 5 प्रश्न मिलेंगे, तो उन प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे यहाँ पर सबसे पहला गद्यांश है, भारत की सभ्यता संसार की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। विद्या का केंद्र होने के कारण अनेक देशों से लोग यहाँ के महान गुरुओं के पास शिक्षा प्राप्त करने आते थे। उन दिनों भारत व्यापार एवं वाणिज्य का भी केंद्र था। भारतीय वस्तुएं विश्व भर में प्रसिद्ध थीं। पूर्व तथा पश्चिम से व्यापारी स्थल मार्ग तथा समुद्र मार्ग से भारतीय माल खरीदने आते थे। भारत अब फिर से वाणिज्य और उद्योग का केंद्र बन रहा है। अनेक देशों को भारतीय वस्तुएं भेजी जा रही हैं। भारतीय तकनीशियन तथा वैज्ञानिक भारत से बाहर अनेक देशों में काम कर रहे हैं। इस प्रकार का गद्यांश होगा। अब इस गद्यांश से संबंधित आपको 5 प्रश्न मिलेंगे। जैसे यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 61। अब इसका हम पढ़ें, लोग भारत आते थे, किसके लिए आते थे? शिक्षा प्राप्त करने के लिए, शिक्षा देने के लिए, आनंद लेने के लिए और माल बेचने के लिए। तो इसका क्या है, ए वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए। 62वां प्रश्न है, भारत विद्या का केंद्र था क्योंकि, क्यों था? अब उसका कारण यहाँ पर, यह एक केंद्रीय स्थान था। बी, इसकी सभ्यता प्राचीन थी। सी, यहाँ महान गुरु थे। डी, यहाँ अत्यंत कुशल कारीगर थे। मतलब इसका क्या होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यहाँ महान गुरु थे। फिर 63 नंबर का प्रश्न है,
भारत इनका भी केंद्र था। किसका? अब वो यहाँ हमें पता चलेगा। पहला, कला एवं संस्कृति का। बी, व्यापार एवं वाणिज्य का। सी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का। और डी, संगीत एवं नृत्य का। मतलब सी वाला ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। सी वाला ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। सी, रुक जाइए, सी नहीं, इसमें बी, व्यापार एवं वाणिज्य का यहाँ पर दिया है। वाणिज्य और उद्योग का केंद्र रहा है। अब आता है 64। व्यापारी वस्तुएं खरीदने आते थे क्योंकि वे वस्तुएं कैसी? महंगी थी, सस्ती थी, उपयोगी थी, प्रसिद्ध थी। तो कैसी थी वस्तुएं? प्रसिद्ध थी। अब इसके बाद 65वें नंबर का प्रश्न है, इस गद्यांश के लिए कौन सा शीर्षक सबसे अधिक उपयुक्त है? मतलब यदि हम इस गद्यांश का नाम देना चाहें तो इन 4 नाम में से क्या नाम देंगे? पहला, भारत जो महान था। दूसरा, विद्या का केंद्र भारत। सी, भारत में व्यापार और वाणिज्य। डी, भारत में आने वाले विदेशी यात्री। तो हम किसे चुनेंगे? ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, भारत जो महान था। ये था पहला गद्यांश। अब इसी प्रकार का दूसरा गद्यांश भी मिलेगा। अब दूसरा गद्यांश क्या है? मुरझाया हुआ चेहरा लेकर प्रसाद ने आश्रम में प्रवेश किया। ऐसा लगता था कि वह बड़ी विपत्ति में है, परंतु उसने कुछ कहा नहीं। उसने ठीक किया। मन की बात कहने से क्या लाभ होता है? कोई सहायता तो करता नहीं है, दूसरे मजाक बनाते हैं। मनुष्य के मन में बहुत से भाव उठते रहते हैं, वे अपने आप समाप्त हो जाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह मन की बात किसी के सामने बहुत सोच समझकर कहे। ये था दूसरा गद्यांश। अब दूसरे गद्यांश में पहला प्रश्न क्या है? प्रसाद ने जब आश्रम में प्रवेश किया तब उसकी क्या दशा थी? तो उसका चेहरा कैसा था? बी वाला, उसका चेहरा कैसा था? मुरझा रहा था। बी वाला ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। फिर अगला प्रश्न है, प्रसाद को देखकर क्या लगता था? प्रसाद को देखकर क्या लगता था? वह भारी विपत्ति में है। मतलब हमारा पहला वाला ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। फिर है 68वां प्रश्न, किसी से मन की बात नहीं कहनी चाहिए क्योंकि? क्या किसी के पास समय नहीं है, सबकी अपनी दिक्कतें हैं, लोग जड़वत हो गए हैं, कोई सहायता तो करता नहीं है, उल्टा मजाक बनाते हैं। मतलब डी वाला ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। फिर अगला है, मनुष्य के मन में क्या क्या उठते रहते हैं? बहुत से विचार, बहुत से भाव, अनेक तूफान और अनेक बादल। तो क्या है इसका? बहुत से भाव क्या उठते रहते हैं? यहां पर देखिए, बहुत से भाव उठते रहते हैं। मतलब बी वाला ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। फिर मनुष्य को सोच समझकर क्या करना चाहिए? मनुष्य को सोच समझकर क्या करना चाहिए? किसी से मित्रता, किसी से शत्रुता, किसी से मन की बात कहना, अपने मन को मैला करना। सी वाला ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। सी इज द राइट आंसर। अब आता है अनुच्छेद तीसरा, गद्यांश तीसरा, सूर्य की धूप के आधार पर समय बताने का एक उपकरण बनाया जाता था, उन्हें वेधशाला कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें वेधशाला कहते हैं। आज भी अनेक लोगों को ये अजूबा मालूम पड़ती है। वेधशाला में खड़े ढांचे अजीब से लगते हैं, लोग समझ ही नहीं पाते कि ये क्या काम करते हैं। वेधशाला को आज भी लोग जंतर मंतर कहते हैं। इस नाम से एक अजीब प्रकार का डर लगने लगता है।
जयपुर की वेधशाला बहुत प्रसिद्ध है। अब देखिए इस गद्यांश से ये जो प्रश्न बने हैं वो 71वें नंबर का प्रश्न है, वेधशाला क्या होती है? एक प्रकार का जादूगर, एक प्रकार की प्रयोगशाला, एक प्रकार का उपकरण, धूप द्वारा समय बताने का एक उपकरण। मतलब हमारा डी वाला ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। डी इज द राइट आंसर। वेधशाला में क्या खड़े रहते हैं? वेधशाला में क्या खड़े रहते हैं? यहां पर देखिए वेधशाला में बड़े ढांचे अजीब से लगते हैं, तो बी ए वाला ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न इसी गद्यांश से, वेधशाला को जंतर मंतर कहने से क्या लगता है? क्या लगता है हमने अभी पढ़ा था, आश्चर्य, बी भय, सी तमाशा और तीरंदाजी की जगह क्या लगता है? भय लगता है। बी वाला ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। बी वाला ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, वेधशाला के ढांचे लोगों को कैसे लगते हैं? कैसे लगते हैं? पहला, व्यर्थ की वस्तु, बी नए प्रकार की मूर्तियां, सी शिलालेख, डी अजूबे की चीजें। कैसी लगती हैं? अजूबे की चीजें। डी वाला ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। फिर है इस गद्यांश का लास्ट प्रश्न 75वां, वेधशाला का उपयोग क्या है? तो वेधशाला का उपयोग क्या है? ये देखिए, समय बताने का एक उपकरण बनाया जाता है, उन्हें वेधशाला कहते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए हमने कुल अभी 75 प्रश्न कर लिए हैं, अभी एक गद्यांश अभी भी बाकी है। ये रहा हमारा चौथा गद्यांश। चौथा गद्यांश किस चीज के बारे में है? यहां पर देखिए, सूरदास हिंदी के बहुत प्रसिद्ध कवि थे। क्या थे वो? हिंदी के बहुत प्रसिद्ध कवि थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। कहा जाता है कि उन्होंने 25 ग्रंथ लिखे थे, परंतु उनके 3 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। सूरसागर उनका सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। वह जन्म से अंधे थे। उनके वर्णन पढ़कर आश्चर्य होता है, पर उन पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा थी। अब हम इसके प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला यहां पर प्रश्न है, सूरदास कौन थे? ए एक गायक, बी हिंदी के प्रसिद्ध कवि, सी संगीतज्ञ और डी उपदेशक। तो क्या पढ़ा हमने अभी पढ़ा है, सूरदास हिंदी के बहुत प्रसिद्ध भक्त कवि थे। मतलब हिंदी के प्रसिद्ध कवि। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है, सूरदास का प्रसिद्ध ग्रंथ है। सूरदास का प्रसिद्ध ग्रंथ है, पहला रामचरितमानस, सूरसारावली, सी सूरसागर और डी श्री कृष्ण गीतावली। क्या होगा? सी वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। फिर है अगला प्रश्न है, सूरदास के प्रमाणिक ग्रंथ हैं कितने? अभी हमने पढ़े हैं सूरदास के प्रमाणिक ग्रंथ, ये देखिए 3 हैं उनके। पहला वाला ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। फिर है 79 नंबर का प्रश्न है, सूरदास जन्म से अंधे थे। सूरदास जन्म से अंधे थे मतलब कौन सा? पहला ही वाला ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। फिर लास्ट है 80वां प्रश्न है, सूरदास पर गुरुदेव की कृपा थी, भगवान राम की कृपा थी, वल्लभाचार्य की कृपा थी, भगवान कृष्ण की कृपा थी। तो किसकी कृपा थी? भगवान श्री कृष्ण की कृपा थी। तो ये हमने कुल कितने 80 प्रश्नों को हल किया है।